तो इस वीडियो में मैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज और या उसका दूसरा नाम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है सबसे पहले मैं उसको डिस्कस करता हूँ। जैसे आप लोग ये जानते हैं कि अगर किसी लैंग्वेज की हम जब बात करते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन का लैंग्वेज हो या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सारी लैंग्वेज की बात अगर हम करें तो आप अगर कम्युनिकेशन लैंग्वेज की ही बात कर लें तो वहाँ पे सबसे पहले हमें क्या पढ़ने की ज़रूरत होती है? अल्फ़ाबेट की। तो एक ये टर्मिनोलॉजी है अल्फ़ाबेट। अच्छा, अल्फ़ाबेट पढ़ने के बाद हम लोग फिर वर्ड बनाते हैं। अब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या इस डोमेन में वर्ड और स्ट्रिंग और सेंटेंस ये सब एक ही चीज़ होता है। तो अब इनपुट अल्फ़ाबेट की अगर हम बात करें, मतलब अल्फ़ाबेट की अगर हम बात करें तो दो तरह के अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। एक तो इनपुट अल्फ़ाबेट और दूसरा आउटपुट अल्फ़ाबेट। शुरू के जो ऑटोमेटा हैं, जैसे शुरू में जो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा की बात कर लें तो फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर दो आपको पढ़ने हैं। एक तो आपका NDFA है, जिसको हम लोग नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं, और दूसरा DFA है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इन दोनों ही ऑटोमेटा में आपका केवल इनपुट सिंबल यूज होता है, आउटपुट नहीं होता है। इस नाते आउटपुट सिंबल नहीं रहेगा या आउटपुट अल्फ़ाबेट नहीं रहेगा। अच्छा, एक टर्म और भी यूज होता है, सिंबल। तो जितने भी तरह के आप सिंबल यूज करते हैं, कैरेक्टर यूज करते हैं किसी भी ऑटोमेटा को डिस्क्राइब करने के लिए, सारे सिंबल ही हो जाते हैं। तो जो भी कैरेक्टर आप वहाँ यूज़ करेंगे उनके ग्रुप को हम लोग सिंबल कहते हैं। वो चाहे इनपुट हो, चाहे आउटपुट हो, या कोई स्पेशल सिंबल यूज हो, वो सारे अगर एक सेट में रख दिया जाए तो उस सेट को हम सिंबल बोलते हैं। हालांकि इसका बहुत कम यूज होता है, कभी डिफिनीशन पूछ लिया जाए तो बात अलग है। तो इनपुट अल्फ़ाबेट हमारा सिग्मा या समेशन सिंबल से डिनोट किया जाता है। आउटपुट अल्फ़ाबेट की बात तब होगी जब हम फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट पढ़ेंगे। ये जो दोनों ऑटोमेटा हैं ये आपके विदाउट आउटपुट है, विदाउट आउटपुट। यहाँ पे आउटपुट का जिक्र नहीं होता है। इसके बाद जब आप आगे पढ़ेंगे तो जैसे मीले मशीन या मूरे मशीन, मीले मशीन या मूरे मशीन, उसमें हम लोग ऑटोमेटा, चूँकि ये विथ आउटपुट है तो इस वजह से यहाँ पे आउटपुट सिंबल भी डिफाइन करना पड़ेगा। और आउटपुट सिंबल मतलब आउटपुट अल्फ़ाबेट डिफाइन करना पड़ेगा, और उसको हम लोग ये बिग डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो इनपुट अल्फ़ाबेट आपका बेसिकली सेट ऑफ सिंबल्स है या सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, ऑफ दोस ऑफ विच स्ट्रिंग विल बी इनपुट टू द फाइनाइट ऑटोमेटा। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ दीज अल्फ़ाबेट्स, जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा उसको हम लोग चूँकि वर्ड कहते हैं या स्ट्रिंग कह सकते हैं या सेंटेंस कह सकते हैं। इसमें से वर्ड या स्ट्रिंग ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सेंटेंस बहुत कम यूज किया जाता है। तो अल्फ़ाबेट से जो भी कॉम्बिनेशन आप वहाँ पे एज ए इनपुट करेंगे उसको हम लोग वर्ड या स्ट्रिंग बोलते हैं। और इसके बाद हम लोग बात करें, एक और टर्म है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज जो होता है वो कलेक्शन ऑफ वैलिड वर्ड्स होते हैं या एक्सेप्टेड वर्ड होते हैं। W आपका रहेगा, और W जो है आपका वैलिड होना चाहिए। अगर हम इसको आगे चल के बताएंगे कि इस तरह के ट्रांजिशन फंक्शन लिख के आप इसको समझाएंगे कि डेल्टा Q0 W बिलोंग्स टू सम फाइनल स्टेट, मतलब डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन होता है जो अभी आगे चल के हम बताएंगे। खैर आप फिलहाल के लिए जानिए कि कलेक्शन ऑफ
all valid words is known as language of automata over input alphabet. तो अब इसमें जो और भी टर्मिनोलॉजी है उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे आपका लैंग्वेज ही है, मैं उसको सही से यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। तो किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा का जो लैंग्वेज होगा वो कैसे डिफाइन किया जाता है। अब देखिए, पहले तो अल्फ़ाबेट हम एक लेते हैं। जैसे इनपुट अल्फ़ाबेट ऑफनली यूज़ क्या होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर AB से लेकर Z तक आप यूज़ कर सकते हैं, या 0 से लेकर 9 तक यूज़ कर सकते हैं, या स्पेशल कैरेक्टर भी हो, प्लस, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, एस्ट्रिक भी यूज होता है। एस्ट्रिक वैसे अलग पर्पज के लिए भी यूज होता है, लेकिन एस्ट्रिक भी आपको दिखेगा, और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो। लेकिन जनरली जो आप प्रॉब्लम देखेंगे उसमें आपको ABCD से ज़्यादा और नहीं मिलने वाला है। और कुछ प्रॉब्लम, मोस्ट प्रॉब्लम तो आपके AB में होते हैं, 2 ही कैरेक्टर पे होता है। कुछ प्रॉब्लम आपको ABC पे भी मिल जाएगा, मतलब 2 या 3 कैरेक्टर पे ही बेस्ड ऑन होता है। और यही AB की जगह पे आप चाहें तो 0-1 यूज़ कर लें, या फिर 1-3 यूज़ कर लें। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो होते हैं इन्हीं सेट पे डिस्कस हो जाता है, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो सब एक छोटा प्रोटोटाइप होता है इंडस्ट्री पर्पस से के लिए, मतलब सिमुलेट करने के लिए, मतलब एक छोटे छोटे प्रोटोटाइप हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने ये बता रखा है कि इसका जो यूज होता है फाइनाइट ऑटोमेटा का, वो आपका सबसे बड़ा जो यूज है वो कंपाइलर में होता है। कंपाइलर के अंदर 2 फेजेज होते हैं, एक तो लेक्सिकल एनालाइजर और दूसरा होता है आपका सिंटैक्स एनालाइजर। तो लेक्सिकल एनालाइजर और सिंटैक्स एनालाइजर ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण फेज होते हैं, जो कि एक ऑटोमेटा होता है। तो लेक्सिकल एनालाइजर समझ लीजिए एक DFA होता है, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और दूसरा जो होता है NDF, ये आपका PDA होता है। सिंटैक्स एनालाइजर एक PDA होता है, पुश डाउन ऑटोमेटा, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। तो एक ये मेजर यूज है कंपाइलर का। दूसरा जो मेजर एप्लीकेशन है आज के एरा में, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी होता है यूज़, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर होता है, पैटर्न रिकग्निशन के पर्पज़ के लिए, या फ्यूचर फोरकास्ट करने के लिए। इस तरह से चीज़ों में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि फाइनाइट जो अभी हम आगे चल के बताएंगे, जो आपका फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट है, जैसे DFA एंड DFA, ये बेसिकली केवल एक्सेप्टेंस या रिकग्निशन, मतलब एक्सेप्टेंस रिकग्निशन एक ही चीज़ है, 2 अलग अलग शब्दों में हम बोल रहे हैं, इन्हीं का काम करता है। ये कोई आउटपुट या इनपुट नहीं देता है। आउटपुट कोई किसी इनपुट पे आउटपुट नहीं देता है, मतलब जो आउटपुट का फॉर्म है बहुत लिमिटेड है। आउटपुट का जो फॉर्म है वो बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड कहने का ये सेंस है कि आप कोई इनपुट करेंगे स्ट्रिंग, तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट नहीं देगा। ये बस बताएगा कि जो स्ट्रिंग हैव बीन इनपुटेड इज, जो भी स्ट्रिंग आपने इनपुट किया है वो वैलिड है कि इनवैलिड है। तो जैसे देखो, मैंने 3 नाम लिया, वैलिड, एक्सेप्ट, रिकॉग्नाइज। ये सब तीनों एक ही मतलब को एक्सप्रेस करते हैं, एक ही चीज मतलब है उनका, अलग अलग मतलब नहीं है। या उसी का अपोजिट रिजेक्ट हो गया, इनवैलिड हो गया, ये सब आपके उसके अपोजिट टर्म हो गए। तो मतलब बाइनरी फॉर्म में देता है, आउटपुट इसका बाइनरी फॉर्म में होता है। फाइनाइट ऑटोमेटा का जो आउटपुट होता है, मतलब जो फाइनाइट ऑटोमेटा आपके DFA एंड DFA हैं, इनका आउटपुट बाइनरी फॉर्म में होता है। अब आप इसको अपने मशीन में एक 2 LED लगा लीजिए, एक ग्रीन में जले और एक रेड में जले। तो अगर मान लीजिए एक्सेप्टेड आ गया,
तो ग्रीन आपका ग्लो हो जाएगा, और अगर रिजेक्ट हो गया तो रेड हो जाएगा। तो ये केवल रिकग्निशन या एक्सेप्ट या वैलिडेशन का काम केवल करता है। तो बड़ा लिमिटेड आउटपुट है, ये नहीं कि जैसे मान लीजिए नॉर्मली जो फंक्शन में होता है, जैसे इनपुट बदलेगा तो आउटपुट भी बदलता है। ये नहीं कि हमेशा जो है दो ही तरह के बाइनरी फॉर्म में आउटपुट आपको मिलते हैं। तो जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर x प्लस टू की एक फंक्शन की बात करें आप, तो इसमें अगर x की वैल्यू 2 लिखेंगे तो 6 आएगा, 3 लिखेंगे तो 5 आएगा, x अगर 4 लिखेंगे तो 6 आएगा, 3 लिखेंगे तो 5 आएगा, 5 लिखेंगे x की वैल्यू तो 7 आएगा। हर समय बदल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप कोई भी किस मान लीजिए 100 ऑफ स्ट्रिंग आपने इनपुट की, तो उसका जस्ट क्लासिफिकेशन कर देगा कि मतलब ये देखिए 50-60 स्ट्रिंग जो है आपकी वैलिड हैं, उसको एक क्लासिफाइड होकर एक ग्रुप में रख दिया, और ये 40 आपके 40 या 50 जो भी हैं वो आपके इनवैलिड है, तो उसको दूसरे क्लास में कर देगा। तो ये केवल आपके इसमें जो आउटपुट है वो क्लासिफिकेशन का केवल काम है। तो आउटपुट बहुत ही लिमिटेड है। तो एक्सेप्ट रिजेक्टेंस की फीचर की वजह से, ये पैटर्न रिकग्निशन की वजह से या फोरकास्टिंग की वजह से वहाँ पे भी एप्लीकेशन में यूज हो जाता है। तीसरा जो यूज है वो आपका रोबोटिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम में भी यूज होता है एप्लीकेशन। और रोबोटिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो रोबोटिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम में भी यूज होता है, और इसका यूज आप सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन में भी कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन का मतलब कि चौथा यूज हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन मतलब जिस भी पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन के लिए, सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन मतलब जिस भी पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन के लिए आपने सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है, क्या उस स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कि पता चले कि आप किसी पर्पज के लिए अपना फाइनाइट ऑटोमेटा बनाए हैं और उस पर्पज को, उस उद्देश्य को ये पूरा नहीं कर रहा है, तो इस टेस्टिंग को पूरा इस तरह की टेस्टिंग में भी उसका यूज होता है। यानी कि सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन का मतलब कह सकते हैं आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी यूज होता है। तो ये भी एक एप्लीकेशन हो गया इसका। और सर्च इंजन में भी इसका यूज होता है। तो चौथा जो एप्लीकेशन था सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन में या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, वेरिफिकेशन मतलब टेस्टिंग ही एक तरीके से है। और नेक्स्ट जो यूज है वो मैंने बोला है कि सर्च इंजन में भी हो सकता है। सर्च इंजन में मतलब जैसे कि आपका गूगल ही यूज करता है रेगेक्स, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगेक्स मतलब जो फाइनाइट ऑटोमेटा आपका यूज होता है, फाइनाइट ऑटोमेटा जो लैंग्वेज रिकग्नाइज करता है, अगर उसको चाहें तो आप अलजेब्रिक फैशन में रेगुलर एक्सप्रेशन से डिनोट कर सकते हैं। तो आरईजी यहाँ पे रेगुलर से मतलब है और एक्सप्रेशन से मतलब एक्स से मतलब एक्सप्रेशन से है। तो अलजेब्रिक फैशन में अगर आप अपने लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज नोन एज रेगुलर एक्सप्रेशन। तो इस चीज़ को यूज़ करते हुए सर्च इंजन में भी इसका यूज़ होता है। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है। अब जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट की अगर बात करेंगे, फाइनाइट ऑटोमेटा जो आउटपुट देता है, जैसे मीले मूरे मशीन है, तो फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट में मीले और मूरे मशीन, इनका भी एप्लीकेशन है। और मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। तो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है इनका, जैसे आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन का काम करना है, वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कि आप जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले नाम लिया था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो ये एक्स को एक्स प्लस टू में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, सर 4 को 6 में ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो एक पर्टिकुलर इनपुट पे एक पर्टिकुलर आउटपुट आ रहा है, तो ये इसी वजह से फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट कहलाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में यूज होगा, जैसे आपने कोई बाइनरी नंबर इनपुट किया, उसको इंक्रीमेंट कर दिया बाई 1 बाई 2, इस तरह से इंक्रीमेंट कर दिया, उस तरह के पर्पज में यूज कर सकते हैं आप। फुल एडर में भी यूज होता है। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जहाँ पे आप चीज़ों को बदल रहे हैं, इनपुट कुछ कर रहे हैं तो आउटपुट कुछ आ रहा है। इस तरह से ये नहीं कि इनपुट का केवल क्लासिफिकेशन करके बता दे रहा है, भैया देखो ये आपका 100 पर्सन के फोटो आपने डाले
और पहचानना है कि कौन इंडियन है और कौन अफ्रीकन है। तो पता चला उसके फेस के हिसाब से आपने कहा 60 ये जो हैं ये इंडियन है, और जो रिजेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली वो अफ्रीकन हो गया। तो अगर आप इस तरह से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, सोचिए क्लासिफिकेशन मशीन लर्निंग में यूज होता है, तो उसी तरह से एआई के अंदर यूज हो गया, एआई के एप्लीकेशन में यूज हो गया। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन हो गए। अब हम चलते हैं, ये आपको हम केवल अभी बेसिक चीज़ें बता रहे हैं इस सब्जेक्ट का, बड़े बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट है। और क्योंकि इसका नाम ही कंप्यूटेशन, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन भी के अंदर का सब्जेक्ट है, तो अब इसमें जो फंडामेंटल है वो जब तक आएगा नहीं तब तक आगे बात बढ़ेगी नहीं। तो यहाँ पे हम लोग समरी में, जैसे एक तो देखिए भाई, कोई भी लैंग्वेज, आप किसी भी तरह के लैंग्वेज की बात करें तो सबसे पहले जिक्र होता है उस लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट। भाई अगर आप इंग्लिश भी पढ़े होंगे, सबसे पहले ABCD वगैरह पढ़े होंगे, फिर उससे आपने वर्ड बनाया होगा, फिर उससे आपने लैंग्वेज बनाया होगा। लैंग्वेज का एसेंस मतलब ये है कि जैसे कोई पैराग्राफ लिख दिए, कोई किताब ही लिख दिए, तो वो एक तरीके से उसमें वैलिड सेंटेंसेज आप लिखते हो। यहाँ पे सेंटेंस, वर्ड, स्ट्रिंग सब एक ही चीज़ मानी जाती है। तो ये अल्फ़ाबेट में मतलब आप सिग्मा साइन से डिनोट करते हैं, इसमें कुछ करेक्टर होंगे। मोस्ट प्रोबेबल जो जितने भी प्रॉब्लम है, या तो 0 1 रहेगा, या 1 2 रहेगा, या 1 2 3 रहेगा, या AB रहेगा, ABC रहेगा। इस तरह से मैं उसमें से कोई एक लिख दे रहा हूँ, मान लीजिए ABC है, अब AB ही है। तो अगर वर्ड की बात करें, और कोई भी वर्ड, कोई शर्त अभी नहीं लगा रहे हैं, तो क्या हो सकता है, सिंगल ए हो सकता है, सिंगल बी हो सकता है, ये कोई लेंथ का वो नहीं है। जब रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा तो स्पेसिफिक लैंग्वेज बनेगा, लेकिन बिना किसी स्पेसिफिकेशन के अभी हम लिख रहे हैं। ए बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ये सब इसके वर्ड फॉर्म हो रहे हैं, इससे वर्ड फॉर्म हो रहा है। कोई भी किसी भी बैनर में आप लिख दीजिए, किसी भी पैटर्न में लिख दीजिए, किसी भी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन लिख दीजिए, सब वर्ड है, क्योंकि मैंने अभी कोई शर्त नहीं स्पेसिफाई नहीं किया कि हमारी लैंग्वेज में इस तरह के वर्ड होंगे। अब अगर लैंग्वेज यल है तो ऐसे ही जो भी वैलिड वर्ड होगा, वैलिड कब पता चलेगा, जब कुछ आप स्पेसिफिकेशन करेंगे। अभी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो मान लीजिए कि अगर हम इन सारे को एक साथ लिख दे रहे हैं, एक सेट बना के कॉमा लगा के, तो ये हो जाएगा लैंग्वेज। हालांकि लैंग्वेज का जो डिफिनीशन होता है, या वर्ड या स्ट्रिंग का जो एक्सेप्टेंस होता है, वो इस बात पे निर्भर करता है। जब हम ट्रांजिशन फंक्शन पढ़ लेंगे तब आपको पता चलेगा कि जैसे कोई भी वर्ड एक्सेप्टेड तब माना जाता है कि जब डेल्टा Q0 W इज इक्वल टू आपका, मान लीजिए एक स्टेट आया P। अब स्टेट वगैरह की जानकारी भी बाद में बताएंगे, लेकिन ये कैसे हल्का सा डेमो आपको दे दे रहा है कि वो P आपका जो लास्ट में स्टेट आता है वो एक फाइनल स्टेट हो। ऐसे ही ये वर्ड एक्सेप्टेंस की शर्त है। ऐसे ही लैंग्वेज की अगर हम बात करें, तो क्योंकि ये वैलिड वर्ड है, इसी वैलिड वर्ड पे बेस्ड ऑन ये लिखा जाएगा ऐसे वर्ड का कलेक्शन जो वैलिड हो। अब वैलिड हो तो वैलिड के लिए आगे शर्त लिखेंगे कि डेल्टा Q0 कामा W बिलोंग्स टू कैपिटल F होना चाहिए। अब जैसे ये P के वाया में एक्सप्रेस किया गया, इस नाते इक्वल बीच में आ गया, P आ गया, बिना P के वाया हम अगर लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऊपर वाली जानकारी जो है आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कलेक्शन ऑफ वैलिड वर्ड्स फॉर्म्स लैंग्वेज। अब हम लोग बात करते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा जो DFA है वो क्या है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए हम आपको एक पहले ब्लॉक डायग्राम समझाएंगे, तब जाके आपको बातें समझ में आएंगी। देखिए फाइनाइट ऑटोमेटा जो होता है उसका जो पिक्टोरियल एक ब्लॉक डायग्राम है, उसमें एक होता है इनपुट टेप। इनपुट टेप होता है, इनपुट टेप समझ लीजिए आपका बफर की तरह से काम करता है। अगर आप मॉडर्न एरा के हिसाब से बात करेंगे, ये इसको बफर कहा गया है, क्योंकि और इसमें अगर एंड मार्कर लगा हुआ है तो एंड मार्कर, लेफ्ट एंड मार्कर ये है और ये राइट एंड मार्कर है। तो ये मतलब साइज को इनफाइनाइट के बजाय फाइनाइट बताता है, क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा जो आप DFA NFA की बात करेंगे उसमें इनपुट टेप की साइज
ऑफनली फाइनाइट ही होता है, और अगर एंड मार्कर बाय द वे नहीं लगा है तो इनफाइनाइट साइज का होता है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ये भी ध्यान रखिए कि इनफाइनाइट ऐसे कुछ होता नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब ये है कि जो एटमोस्ट आपको रिक्वायरमेंट है उससे हमारे पास कई गुना ज़्यादा अवेलेबल है, दैट इज मतलब इनफाइनाइट हो जाता है। तो इनफाइनाइट और फाइनाइट के चक्कर फंसने की जरूरत नहीं है। ये हालांकि फाइनाइट ही होता है इनपुट टेप की साइज। ये इनपुट टेप है आपका, ये आपका टेप बना हुआ है, सेल जो आप जिसमें दिख रहे हैं वो भी इनपुट टेप, ठीक है। तो यहाँ पे एक रीडिंग हेड होता है। रीडिंग हेड मतलब कि केवल ये रीड कर सकता है, लिख नहीं सकता है। ये एक लिमिटेशन है, ये कोई काबिलियत नहीं है। सिर्फ हमें पढ़ने की सुविधा दी जाए, लिखने की सुविधा ना दी जाए तो मतलब हमारी पावर छीनी जा रही है। तो मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड ये ऑटोमेटा है, इसमें आते लीस्ट पावर वाला ऑटोमेटा है, इसके पास पावर कम होता है। यहाँ पे ये ब्लॉक फाइनाइट कंट्रोल का है। तो ये जो ऊपर हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बताया है, ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा मतलब एनडीएफए डीएफए दोनों हो गया। तो अगर ये फाइनाइट कंट्रोल है तो फाइनाइट कंट्रोल क्या हो सकता है? इसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं। इंस्ट्रक्शन का मतलब कि किन परिस्थितियों में क्या डिसीजन आपको लेना है या क्या होगा आगे। तो ये चूंकि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, ये केवल एक्सेप्ट और रिजेक्ट का काम करता है। यह केवल स्टेट का ट्रांजिशन करता है, इस स्टेट से उस स्टेट, उस स्टेट से इस स्टेट, फॉरवर्ड बैकवर्ड होता रहेगा। और मतलब अगर स्ट्रिंग जो आपके इसमें इनपुट किए जाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 0 1 0 हमारा अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट का सेट है जिसपे बेस्ड ऑन लैंग्वेज है, मान लीजिए 0 1 पे बेस्ड ऑन है। तो हमने एक उससे बनी हुई स्ट्रिंग इनपुट की। अब ये हर एक ट्रांजिशन, जो हर एक मूव में, जैसे 0 से पहले ये हेड 0 पे रहेगा, ठीक है। तो हेड अगर 0 पे है तो 0 रीड करेगा, और इसके अंदर स्टेट होते हैं। स्टेट अभी हम आगे डिफिनीशन जब बताएंगे उसमें स्टेट बताएंगे। तो Q0 मान लीजिए एक स्टेट है, इनिशियल स्टेट है, वहां से शुरू करते हुए एक स्पेसिफिक स्टेट होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। वो अगर उस जिसको हम फाइनल स्टेट या एक्सेप्टिंग स्टेट या वैलिडेटिंग स्टेट कह सकते हैं, अगर उसमें पहुंच जाता है लास्ट करेक्टेड को प्रोसेस करने के बाद, तो हमारी स्ट्रिंग वैलिड मानी जाती है। फिलहाल सब बातें बाद में बताएंगे, लेकिन ये समझिए इनपुट टेप है। इनपुट टेप की साइज फाइनाइट होती है। इसमें एंड लेफ्ट एंड मार्कर और राइट एंड मार्कर होते हैं। और फाइनाइट कंट्रोल के अंदर हमारा जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्टोर होते हैं। ये केवल रीड हेड है, रीड कर सकता है। और हेड का मूवमेंट जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है इन आइदर डायरेक्शन, मतलब ये अगर या तो लेफ्ट टू राइट जाएगा और या फिर राइट टू लेफ्ट जाएगा, दोनों में से कोई एक ही रहेगा इसके अंदर। तो सामान्य तौर पे हम लोग को अच्छा लगता है लेफ्ट टू राइट जाना, तो मान लीजिए लेफ्ट टू राइट ही जा रहा है। तो अगर लेफ्ट टू राइट जाने वाला हमारा फाइनल ऑटोमेटा है, तो ये नहीं होगा कि कभी भी वो राइट से लेफ्ट एक सेल आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो वन वे इसका मूवमेंट होता है। इसी चूंकि इसके अंदर कोई मेमोराइजिंग कैपेबिलिटी नहीं होती, कुछ अपने से नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसका लिमिटेशन जो, अभी ये सब लिमिटेशन ही है कि हेड एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इनपुट टेप की साइज फाइनाइट होती है, फिर ये जो है रीड केवल कर सकता है। तो ये सब लिमिटेशन है, और इन्हीं सब वजहों की वजह से इस तरह के लैंग्वेज को ये रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है जिसमें नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ वंस इक्वल हैं, या नंबर ऑफ ए, 0 की जगह ए लिख लीजिए, 1 की जगह बी लिख लीजिए। या सी प्रोग्रामिंग के अंदर जैसे आप ये कर्ली ब्रेसेस बैलेंसिंग की बात कर लें, नेस्टेड लूप के अंदर जितना लेफ्ट कर्ली ब्रेसेस बनाते हैं उतना राइट बनाते हैं, तो उसकी बैलेंसिंग को भी ये चेक नहीं कर सकता है। तो ये सब इसके लिमिटेशन है। अब हम चलते हैं डीएफए के डिफिनीशन पे, तब आपको थोड़ा क्लियर होगा। तो डीएफए का डिफिनीशन देखिए, जितने भी डिफिनीशन इसमें होते हैं सब मैथमेटिकल डिफिनीशन होते हैं। उसको अगर एग्जाम में पूछता है डिफाइन दिस थिंग मैथमेटिकली, तो बाय डिफॉल्ट जो भी डिफिनीशन दिए होते हैं सब मैथमेटिकल डिफिनीशन होते हैं। तो डिफिनीशन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करें, डीएफए, डी स्टैंड फॉर डिटर्मिनिस्टिक, डिटर्मिनिस्टिक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की बात अगर हम करें, तो
फाइनाइट ऑटोमेटा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा ये डिटरमिनिस्टिक होता है। उसकी अगर बात करें तो दिस इज मैथमेटिकली डिफाइंड बाय 5 टपल डिफिनीशन। 5 टपल डिफिनीशन कौन कौन सा हुआ? क्यू हुआ, सिग्मा हुआ, डेल्टा हुआ, Q0 हुआ और कैपिटल एफ हुआ। तो मैथमेटिकली ये 5 टपल से डिफाइन होता है एंड ये फिर भी ऐसे ही डिफाइन होता है। Q जो होता है आपका वो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट है। अगर आप शॉर्टकट में याद करें तो सेट ऑफ स्टेट ही याद कर लीजिए, क्योंकि फाइनाइट और नॉन एम्प्टी इसलिए जोड़ा गया है कि नंबर ऑफ स्टेट फाइनाइट होते हैं, इसी सब के नाते इसको फाइनाइट ऑटोमेटा कहा जाता है। नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, नॉन एम्प्टी मतलब कम से कम एक स्टेट जरूर होगा। तो ये स्टेट है, शॉर्टकट में स्टेट कम से कम आप याद रखिए। सिग्मा जो है नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट है। नहीं कुछ याद कर पाते हैं तो कम से कम इनपुट अल्फ़ाबेट आप याद रखिए, इनपुट अल्फ़ाबेट का ये सेट है। तो ये सब सेट ही है, इनपुट ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये सब जितने भी आप लिख रहे हैं सेट हैं। और डेल्टा जो है आपका वो स्मॉल डेल्टा ये है, एक बिग डेल्टा होता है, ये वाला बिग डेल्टा है और ये स्मॉल डेल्टा होता है। तो स्मॉल डेल्टा जो आपका है, जो कि दोनों यूज होंगे, मीले मुरे मशीन की बात करेंगे तो ये भी यूज हो जाएगा। इस नाते ये जानना जरूरी है, दिस इज बिग डेल्टा एंड दिस इज स्मॉल डेल्टा। तो डेल्टा जो होता है इसमें डिफाइन होता है सच दैट डेल्टा इज ट्रांजिशन फंक्शन एंड डेल्टा मैपिंग जो उसकी होगी, जब डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन है तो मैपिंग होगी, बिना मैपिंग के फंक्शन हो नहीं सकता है। तो मैप्स इनटू क्यू, यानी कि ये देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो सेट का, तो यानी कि दो चीज़ों पर निर्भर करता है कि अगला नेक्स्ट स्टेट क्या होगा। जैसे ये आपका प्रेजेंट स्टेट है, ये प्रेजेंट स्टेट है, ये प्रेजेंट इनपुट सिंबल है, प्रेजेंट इनपुट सिंबल और प्रेजेंट इनपुट और सिंबल, ये दोनों मिलके, ये दो चीज़ें मिलकर डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट स्टेट क्या होगा। तो फाइनाइट कंट्रोल के अंदर ट्रांजिशन रूल ही स्टोर होता है कि क्या होगा, क्या इस सिचुएशन में क्या आगे होगा, उसकी बात, उस जानकारी होती है। Q0 जो होता है वो स्पेसिफिक स्टेट है, इनिशियल स्टेट या स्टार्ट स्टेट कहते हैं। इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट या स्टार्ट स्टेट। तो मशीन जब भी किसी स्ट्रिंग के वैलिडेशन या एक्सेप्टेंस को चेक करने जाएगी तो इसी स्टेट से मशीन ऑन होती है। जब भी स्टार्ट होगी तो Q0 से ही ऑन होगी। और ये Q0 एक स्टेट ही है, तो कैपिटल Q का ही एक मेंबर होता है, ये ध्यान देना है। और ये हमेशा एक ही होता है। आप अगर सेट थियरी जानिए तो वहीं से पता कर सकते हैं, स्मॉल लेटर में लिखा गया तो एक एलिमेंट है, कैपिटल Q कैपिटल लेटर है, सेट है। अब F की बात करें तो F हमारा सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स है और यह एक सबसेट होता है कैपिटल Q का। अब ये देखिए कैपिटल लेटर में लिखा गया तो एक सेट है, सेट में एक से ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, तो फाइनल स्टेट की संख्या जो होती है एक से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आप देखिए कि फाइनल जो स्टेट है वो एक से ज़्यादा हो सकता है, ये महत्वपूर्ण बात है। और यानी कि एक्सेप्टिंग करने के लिए जो स्टेट होंगे या सिम्टम होंगे वो एक से ज़्यादा हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसेट है। तो ये महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है। क्यू हो गया, 5 टपल हो गए, क्यू सेट ऑफ स्टेट था। सिग्मा आपका इनपुट सिंबल का सेट है, इनपुट अल्फ़ाबेट का सेट है या इनपुट सिंबल कह सकते हैं। और डेल्टा जो है आपका ट्रांजिशन फंक्शन है और मैपिंग उसकी इस तरफ होती है, क्यू क्रॉस दिस इनटू क्यू। Q0 आपका इनिशियल स्टेट है, कैपिटल F आपका फाइनल स्टेट है। तो फाइनल स्टेट का सेट है। तो जैसे इसका अगर हम कोई डायग्राम बनाएं तो आपको चीज़ें थोड़ा और स्पष्ट होंगी। देखिए ये ट्रांजिशन फंक्शन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ट्रांजिशन फंक्शन आपको अच्छे से नहीं समझ रहेगा तो ये जान लीजिए कि आप कोई भी क्वेश्चन अगर डिज़ाइन पे आ गया तो कभी भी आप उसमें स्पष्ट नहीं रहेंगे कि एक्चुअल में क्या हम करें, क्या डिसीजन लें, उसमें आपको हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा। तो जैसे एक बहुत ही छोटा एग्जांपल हम ले रहे हैं, दो ही स्टेट का। मान लीजिए कैपिटल Q के अंदर हमारे पास दो स्टेट हैं, Q0 और Q1।
और हमारे सिग्मा के अंदर मान लीजिए 2 ही इनपुट अल्फ़ाबेट लेते हैं, जिससे आपको आराम से समझ में आ जाए। अगर आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करिए, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इसलिए कर रहे हैं जिससे हमें पता चले हमारा डोमेन क्या है। तो डोमेन के अंदर क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन क्यू क्रॉस सिग्मा मैच टू क्यू एक फंक्शन है ना, तो फंक्शन की बेसिक चीज़ें वो तो पता होनी चाहिए। Q0A हो जाएगा, Q0B हो जाएगा, और इसी तरह से Q1A और Q1B, ये 4 आपके ऑर्डर्ड पेयर बन गए। अब आप ये देखिए कि अगर आप फंक्शन वाला एक डायग्राम ऐसे बनाइए, तब जाके आपको इसके अंदर की कहानी स्पष्ट होगी। अब ये हमारा ट्रांजिशन रूल था डेल्टा सिंबल से, डेल्टा हो गया, ये क्यू क्रॉस सिग्मा है, और ये हमारा कैपिटल क्यू है। कैपिटल क्यू के अंदर तो दो ही एलिमेंट हैं, Q0 Q1 मैंने लिख दिया। लेकिन क्यू क्रॉस सिग्मा के अंदर क्या मिला? Q0A मिला, फिर Q0B मिला, और Q0 Q1A मिला, और Q1B मिला। अब आप खुद दिमाग लगाइए कि ये फंक्शन कब हो सकता है? जब डोमेन के अंदर हर एक एलिमेंट का इमेज हो। कोडोमेन के अंदर मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस डोमेन मस्ट हैव यूनिक इमेज इन कोडोमेन। तो सबका इमेज होना चाहिए, चारों के चारों का इमेज Q0 हो, नो प्रॉब्लम, ये इशू नहीं है। यहाँ पे इनटू आनटू की बात नहीं हो रही, बस इमेज फंक्शन की बात हो रही। फंक्शन का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि इन चारों का इमेज जरूर होना चाहिए। तो मान लीजिए Q0A का इमेज Q0 है, Q0B का इमेज मान लीजिए Q1 है। अब मान लीजिए इसी बात छोड़ दी, तो ये फंक्शन नहीं रहेगा। फंक्शन ही नहीं रहेगा तो बेसिक रिक्वायरमेंट ही नहीं पूरा होगा। तो चारों का इमेज होना जरूरी है। तो चारों का इमेज अगर रहेगा तभी बात बनेगी। इसी की वजह से हम लोग डेड स्टेट जोड़ते हैं। कभी अगर सिचुएशन ऐसी आती है नहीं दिया है तो डेड स्टेट जोड़ा जाता है। डेड स्टेट का कॉन्सेप्ट हम बाद में बताएंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर नहीं है तब उस सिचुएशन में। फिलहाल अभी हम सिंपल वे में देखते हैं। मान लीजिए इसका इमेज ये है और इसका इमेज ये है, ऐसे हमने बना दिया। अब इसका जब ट्रांजिशन डायग्राम आप जैसे रिप्रेजेंटेशन जब आप बनाएंगे, कुल मिला जुला के यहाँ से केवल यही सीख के आपको आगे बढ़ना है कि हर एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए इमेज होना चाहिए, यानी कि हर एक के लिए ट्रांजिशन होना चाहिए। अब इसी बात को जब ट्रांजिशन रूल जैसा लिखा जाएगा तो डेल्टा Q0A, देखिए जैसे आप सामान्य तौर पे एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। अब मान लीजिए एक ही वैल्यू फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे दो वैल्यू होते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू कुछ मान लीजिए आप लिखते हैं, और मान लीजिए जेड आता है, ऐसा कुछ आता है। उसी तरह का स्ट्रक्चर है, कोई और भयानक स्ट्रक्चर नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर है। तो ये देखिए Q0A का इमेज क्या है? Q0। अब डेल्टा लिखने के बाद कुछ लोग फोबिया में चले जाते हैं, तो फोबिया जैसी कोई बात नहीं है, नॉर्मल फंक्शन ही है। Q0 हो गया। ऐसे ही डेल्टा Q0B इक्वल टू आपका, चूंकि इसका इमेज Q1 है तो डेल्टा Q0B इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? Q1 लिखेंगे। ऐसे ही बाकी का लिख देंगे, डेल्टा Q1A इक्वल टू Q0, डेल्टा Q1B इक्वल टू Q1। तो ये चार आपके ट्रांजिशन रूल बन जाएंगे। वही फाइनाइट कंट्रोल के अंदर यही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ये स्टोर रहता है उसके अंदर। उसी पे डिसीजन मेकिंग होती है कि हमारी मशीन किस स्टेट में नेक्स्ट जाने वाली है। तो ये तो हो गया। अगर अब क्योंकि रिप्रेजेंटेशन जब तक आप नहीं जानोगे कैसे फाइनाइट ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, तब तक ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। फिलहाल यहाँ से यही कैरी करके जाना है आपको, ये एक सिंपल लाइन कि हर एक ऑर्डर पेयर के लिए कुछ ना कुछ ट्रांजिशन रहेगा और किसी न किसी स्टेट पे जाएगा। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, बस यही बात आगे लेके आपको कैरी करना। अगर नहीं है, अगर नहीं किसी के लिए दिख रहा है, जैसे ये चार है, चार में से किसी के लिए नहीं दिखता, तब उस सिचुएशन में एक बात और याद रखिए, हमें डेड या डमी स्टेट की जरूरत पड़ती है। डेड या डमी स्टेट जोड़ते हैं, वो खैर आगे हम बताएंगे। लेकिन ये डायग्राम बना